गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले देखा जाए हम लोगों ने चैप्टर 12 के वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक हमें यूज़ करनी है उसका डिस्कशन हमने किया है। इस साल के हिसाब से कुछ पार्ट यानी 12 चैप्टर का डिलीट है, उसके वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो भी वीडियो मैं कंप्लीट आप लोगों को बना के दूंगा। अब इसके आगे हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाने के रिस्पेक्ट में आगे चलना चाहूँगा मैं, और चैप्टर 13 स्टार्ट होगा। नाम ही है हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है ये आपको पहले से ही पता है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन से है और कार्बन मतलब कार्बन से है। ऐसा कोई कंपाउंड जो हमारे पास है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुए हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। आप लोगों को पता ही है कि जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन देते हैं तो हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। तो उसी से आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि हाइड्रोकार्बन का रोल क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन में ही हम लोग हाइड्रोकार्बन वर्ड एंड इट्स डेरिवेटिव टर्म यूज़ कर रहे हैं। अब आपको ये तो क्लियर ही है, द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे और इसमें एल्केन्स हमारे कंसिडर होंगे। द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एल्केन्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और एल्केन ही है। इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में साइक्लो एल्केन भी आ सकते हैं रिंग फॉर्म में, तो लेकिन ज़्यादातर हमारा पूरा डिस्कशन ओपन चेन स्ट्रक्चर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स का होगा। सेकंड नंबर पर देखा जाए, अगर हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड हैं या ट्रिपल बॉन्ड हैं या दोनों हैं, तो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे, और एल्कीन्स और एल्काइंस इसके एग्जाम्पल हैं। द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, अब मल्टीपल बॉन्ड्स में देखो डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स या दोनों सब मल्टीपल बॉन्ड में आते हैं, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन और एल्काइंस इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखा जाए हम सीधे एल्केन्स पर आते हैं। अब अपने एनसीईआरटी में एल्केन्स के स्ट्रक्चर पर कुछ कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर के बारे में सबको पता है। कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड कह सकते हो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेगा। वो सब चीज़ें इन्होंने शुरुआत में दे रखी हैं जो कि कुछ भी नया नहीं है, आप लोगों को पहले से पता है। केमिकल बॉन्डिंग में वो चीज़ें सब यानी हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में डिस्कस हैं, कुछ वहाँ पर हमें नया डिस्कस करने की नीड नहीं है। इसके साथ साथ देखा जाए एल्केन्स केवल एक आइसोमर्स फॉर आइसोमेरिज्म फॉर्म करेगा, स्पेशली चेन आइसोमेरिज्म। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का एल्केन कोई आइसोमर नहीं बनाएगा। 4 कार्बन ऑनवर्ड्स कार्बन के अरेंजमेंट में डिफरेंस होकर के दे करके चेन आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमारा सीधे अब इसके आगे एल्केन के IUPAC नेम को भी हम डिस्कस यहाँ कुछ नहीं करेंगे, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि IUPAC टॉपिक को मैंने खुद ही इतना लार्ज बड़े में डिस्कस कर रखा है कि उसी से आपका पूरा काम हो जाएगा। किसी बच्चे को कुछ डाउट आता है तो मैं अवेलेबल हूँ। इसके आगे देखो, ये जो हमारे पास प्रिपरेशन की तरफ हम मूव करना चाह रहे हैं, इसका ध्यान रखना, ऑर्गेनिक के सब बेस हैं और आपको आने ही आने चाहिए, किसी कीमत पर आने चाहिए। बहुत आसान है और आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये चीज़ें आपको आएंगी। जैसा कि हम लोग इससे पहले होमोलॉगस सीरीज़ में पढ़ चुके हैं कि जितने भी किसी पर्टिकुलर सीरीज़ के मेंबर होते हैं उनको हम कुछ जनरल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनको हम नाम देते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आपके सामने जितनी भी ये हम लोग आगे प्रिपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे ये सब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के पार्ट हैं। तो अगर हम यहाँ पर केवल प्रिपरेशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब सिंपली ये मत समझना किसी भी अपने एल्केन का ये स्पेसिफिक मेथड है, ये हर एल्केन बनाने का जनरल मेथड है। सबसे पहला मेथड हमारे सामने फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे सिंपल है।
अगर हमारे पास से अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड प्रोडक्ट है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर है तो इसको हाइड्रोजन दे दिया जाए। अब हाइड्रोजन अपने आप यहाँ पर ऐड नहीं हो सकता, हमें इसमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम, और इसको हीट करना पड़ेगा। तो देखा जाए आर का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है, CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पर मैंने एल्काइल ग्रुप ले रखा। अब ये 1 2 3 4 कितने भी कार्बन के हो सकते हैं, और हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। ये बीच का जो आपका डबल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंसी फ्री होगी, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, और ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा। फ्री रेडिकल प्रोसेस पर ये पूरा कंसेप्ट हमारा बनेगा। तो इस तरह से देखा जाए हमारा एल्केन प्रिपेयर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट। उसका देखो अगला एग्जाम्पल CH2 CH2 इथीन लिया गया है और मैंने हाइड्रोजन यूज़ किया है। तो अब वही सेम केस आएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होंगी, और हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ ऐड होकर के CH2 को CH3 में कन्वर्ट होगा, बीच का डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लेके चलेंगे तो उसमें दो पाई बॉन्ड हैं, दोनों ब्रेक होंगे, तो हमें H2 की बजाय 2H2 लेना पड़ेगा, और इस तरह से हमारा एल्केन बनेगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चूँकि एल्कीन और एल्काइन 1 कार्बन की नहीं हो सकती, इसलिए 1 कार्बन का एल्केन मतलब मीथेन इस प्रोसेस से नहीं बनाया जा सकता। एक वर्ड हम यहाँ और यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसके लिए हाइड्रोजनेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन लगा सकते हैं, या आपको कहीं मिल सकता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। साथ में हाइड्रोजन अगर कहीं ऐड होती है तो आपको पता है रिडक्शन होता है, तो इसके लिए हम रिडक्शन टर्म भी लगा सकते हैं। देखिए, द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग निकिल एट टेम्परेचर 523 to 560-73 केल्विन इज़ कॉमनली नोन एज सबातियर एंड सैंडर्न रिएक्शन और रिडक्शन। ये हम लोग स्पेसिफिक नेम रिएक्शन देते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन कराएं और वो निकिल कैटलिस्ट के साथ कराएं, तो आप इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली सबातियर एंड सैंडर्न नाम दे दोगे। सबातियर एंड सैंडर्न्स रिएक्शन हम इसको नाम देंगे, ये नेम रिएक्शन है। NCERT में नहीं होगा तो भी आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, अगर है तो अच्छी बात है। सेकंड नंबर पर आएंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसमें देखो वुड्स रिएक्शन नेम रिएक्शन है, अच्छे से आप समझना कि इसमें क्या है। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग एल्केन आर नोन एज वुड्स रिएक्शन। ये इसका स्टेटमेंट बनेगा। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ सोडियम in presence of dry ether to form respective alkane या corresponding alkane are known as Wurtz reaction। अब देखो हमने RX लिया है, सोडियम का मैंने यूज़ किया, और यहाँ पर दूसरा सेम मालिक्यूल RX का मैंने लिया है। ये पूरा पार्ट NaX बन जाएगा, और ये दोनों R ग्रुप आपस में जुड़ करके एल्केन दे देंगे। यहाँ पर देखो CH3Cl 2Na, ये Cl CH3, इसी एल्केन को मैंने लिया है। तो अब यहाँ पर देखो ये पूरा पार्ट NaCl बन जाएगा, और CH3 हमारे सामने इथेन आ जाएगा। इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर भी देखा जाए जितने कार्बन का हम एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे उसका डबल कार्बन का एल्केन यहाँ मिलेगा। तो मीथेन इस टेक्निक से हम नहीं बना सकते, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वुड्स रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझने में आना चाहिए, कहने का मेरा मतलब ये है। इसके आगे मैं चलना चाहूँगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपना ये रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर प्योर एल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर हम चाहते हैं कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम हम वुड्स रिएक्शन से बनाना चाहते हैं, तो कह सकते हो कि प्योर एल्केन ऑड नंबर का नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ मिक्सचर मिलेगा। तो क्यों मिलेगा, इसकी तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द मिक्सचर ऑब्टेन्ड, और जो मिक्सचर मिलेगा उसको हम आसानी से सेपरेट भी नहीं कर सकते। सपोज़ कर लीजिए CH3 CH2 CH3 यानी प्रोपेन अपने को चाहिए, तो हम जो एल्काइल हैलाइड सेलेक्ट करेंगे, एक देखो हम एक कार्बन का लेंगे, एक 2 कार्बन का ले लेंगे। तो 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ और 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ मिल करके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में प्रोपेन तो दे देगा। लेकिन चूँकि रिएक्शन मिक्सचर में ऐसा कोई हमने बाउंड्री तो बना नहीं रखी है कि
मिथाइल क्लोराइड से ही रिएक्ट करेगा। अगर मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम से ट्रीट होंगे इसी वे में तो ये इथेन दे देंगे, और अगर इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम से ट्रीट होंगे तो ये देखा जाए ब्यूटेन दे देगा। तो हम चाह तो रहे थे प्रोपेन, लेकिन साथ में इथेन और ब्यूटेन और मिल गए, तो ये पूरा मिक्सचर मिलेगा। चूँकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में या दूसरे टेक्निक्स दूसरी प्रॉपर्टीज़ में बहुत कम का गैप है, इसलिए इनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए वुड्स रिएक्शन हमारे लिए कह सकते हो कि इवन नंबर ऑफ एल्केन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑड नंबर में मिक्सचर्स मिलेंगे। आगे देखो, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये चीज़ मैं लिख चुका हूँ। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड्स बड़ा अच्छा सा केस है हमारे सामने। अगर हम एल्काइल हेलाइड लेके चलें और इसका रिडक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराएं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, तो फिर वही हमें 3 कैटलिस्ट जो पीछे हम ले चुके हैं, निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन देखा जाए आर के साथ मिलकर के एल्केन बना देगा, और एक हाइड्रोजन एक्स के साथ मिलकर के HX बना देगा। दूसरे नंबर पर देखा जाए, अगर हम इस RX का एल्काइल हेलाइड का रिडक्शन कराना चाहेंगे नेसेंट हाइड्रोजन से, तो नेसेंट हाइड्रोजन के लिए हमारे पास इतने रिएजेंट हैं, ध्यान देना। जिंक कॉन्सेंट्रेट HCl ले सकते हैं, और रेड फास्फोरस HI का सिलेक्शन कर सकते हैं। जिंक कॉपर कपुल और इथाइल एल्कोहल ले सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं। ये सब के सब जो हमारे पास रिएजेंट हैं, आपको अगर ये रिएजेंट दिमाग में सेट हो जाए तो अभी से आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका होगा। ये सब के सब देखा जाए रिड्यूसिंग एजेंट है, नेसेंट हाइड्रोजन ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और नेसेंट हाइड्रोजन जैसे Zn है तो ZnCl2 बनाएगा, हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा। फास्फोरस है तो Pi3 और हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा। जिंक इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 इटसेल्फ ब्रेक होकर के नेसेंट हाइड्रोजन देने वाले मेंबर हैं। तो ये सब के सब जो हाइड्रोजन देंगे तो हमारा R के साथ एक हाइड्रोजन आकर के देखो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा HX का फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोजन हेलाइड बना देगा। तो ये हमारे पास इतने रिएजेंट हो सकते हैं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैंने CH3Cl + H2 लिया, वही तीनों कैटलिस्ट में से कोई भी एक कैटलिस्ट, जैसा कि ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो CH3 से देखो CH4 बन जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। और अगर हम CH3 CH2 Br या I कुछ भी लेकर के चलें, कोई भी हेलाइड लें और इसका हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन लिया है, अब अपने से इसमें से कोई एक रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने जिंक और कंसंट्रेटेड HCl ले लिया है, तो CH3 CH3 एक हाइड्रोजन इसको मिल गया और एक HBr को मिल गया। तो ये देखा जाए Br को मिल करके HBr का फॉर्मेशन इसने कर दिया। तो ये हमारा रिडक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड बड़ा अच्छा अचीवमेंट से आपको ध्यान रखना है। सेम कार्बन का एल्केन मिलेगा जितने कार्बन एल्काइल हेलाइड में होंगे, और यहाँ पर जितने कार्बन एल्काइल हेलाइड में थे उसके डबल कार्बन का एल्केन यहाँ अपने को मिल रहा था। इसके आगे देखा जाए बड़ा अच्छा सा रिएक्शन हमारे सामने है, बाय द यूज़ ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स। ग्रिगनार्ड एजेंट क्या होते हैं? जब हम एल्काइल हेलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो RMgX बनता है, और यही जो RMgX है यही हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। इतना इम्पोर्टेंट ये रिएजेंट है कि इसी के लिए विक्टर ग्रिगनार्ड को 1962 में नोबेल प्राइज़ मिली थी। तो आप उसी से इसका आइडिया लगा सकते हो कितना इम्पोर्टेंट ये रिएजेंट ग्रिगनार्ड ने दिया है, इसीलिए इसका नाम है ग्रिगनार्ड एजेंट। यहाँ पर हम एल्काइल या एराइल ले सकते हैं, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन का कोई भी एल्काइल नेचर का प्रोडक्ट यहाँ ले सकते हैं, इसमें फ्रीडम है। और X की जगह पर क्लोरो ब्रोमो या आयोडो का फॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए जैसे CH3 CH2 Br और मैंने मैग्नीशियम ले लिया, CH3 CH2 MgBr, ये देखो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यह ग्रिगनार्ड एजेंट है। ग्रिगनार्ड एजेंट एक कॉमन वर्ड है, और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड देखा जाए ये इसका नाम है। अब यहाँ पर देखा जाए इस जो ग्रिगनार्ड एजेंट को हमने बनाया है, इसके साथ किसी भी ऐसे रिएक्टेंट का हम यूज़ करेंगे जो एक्टिव हाइड्रोजन जिसमें है। अब यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ से? एक्टिव हाइड्रोजन का सेंस मतलब केवल इतना सा है कि जो जिस किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो या नाइट्रोजन से कनेक्ट हो,
तो उनको हम लोग नाम देते हैं, या फ्लोरीन से भी कनेक्ट हो सकता है तो उनको हम नाम देते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है और आसानी से H+ के फॉर्म में अलग हो सकता है। और यहाँ पर जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब एक कार्बेन आयन होता है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इस केस में वाटर मैंने लिया, वाटर का देखिए हाइड्रोजन इस एल्काइल ग्रुप के साथ मिलकर के एल्केन में कन्वर्ट हो गया, और MgOH जो OH यहाँ पर बचा मैग्नीशियम के साथ अटैच होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर हम अमोनिया लेके चलें NH2 और NH3 है, ये अमोनिया है, तो हाइड्रोजन इस एल्काइल ग्रुप के साथ देखो CH4 में कन्वर्ट हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने CH3 लिया है, तो कोई भी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो CH4 बन गया और MgNH2Cl। अगर हम मिथाइल एल्कोहल लेकर के चलें और इसका यूज़ करें CH3CH2MgI, यहाँ पर हम X के प्लेस पर कोई भी हेलोजन फ्लोरीन को छोड़ करके ले सकते हैं, तो CH3CH2 CH3CH3 बन गया और CMgOCH3 ये वाला पार्ट और साथ में आई, ये प्रोडक्ट हमारा अलग हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके हम किसी भी एल्कीन को बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल या एराइल पार्ट है उतने कार्बन का एल्कीन यहाँ पर हमारे सामने बनेगा। जिसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये सब हमें स्टेप स्टेप पर अपनी हेल्प करेंगे। इसके अगले नंबर पर देखा जाए हमारा थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड प्रिपरेशन पॉइंट पर हम चल रहे हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करने के हमारे पास देखा जाए 2-3 टेक्निक्स हैं। पहले नंबर पर डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बोक्सिल ग्रुप हम इससे अलग कर दें। इसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, जैसे कोई भी एसिड हम सेलेक्ट करेंगे RCOOH, यहाँ पर R के प्लेस पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, एराइल, एल्काइल कुछ भी हम ले सकते हैं, और NaOH के साथ CaO के साथ, यानी ये पूरा सोडा लाइम मोड आता है। इसके लिए NaOH कास्टिक सोडा है और CaO अनसेलेक्ट लाइम है, तो इस पूरे को हम सोडा लाइम मोड यूज़ करते हैं NaOH और CaO को मिला के। ये पूरा हमारा एसिड है और ये बेस है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, यानी उस एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, और वही एसिड का सोडियम सॉल्ट फर्दर सोडा लाइम के साथ ट्रीट होकर के देखिए COONA और NaO ये पूरा पार्ट Na2CO3 बना देगा, और R के साथ ये वाला NaOH वाला H आकर के एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो जितने कार्बन हमारे इस यानी एसिड के अंदर होंगे उससे एक कार्बन कम का एल्कीन यहाँ पर मिलेगा। तो कहीं अगर किसी रिएक्शन में हमें 1 कार्बन रिड्यूस करना है तो भी हम डीकार्बोक्सिलेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए CH3COOH अगर हमारे पास है तो CH3 उसका सोडियम सॉल्ट बनाओगे CH3COONA, और NaOH के साथ सोडा लाइम के साथ आपने ट्रीट कर दिया तो ये पूरा Na2CO3 बन गया और ये CH4 बन गया। तो यहाँ तो 2 कार्बन थे और 1 कार्बन का एल्कीन आया। अगर हम CH3CH2COONA लेकर के चलें, NaOH के साथ ट्रीटमेंट करा दें, तो ऐसे केस में ये पूरा पार्ट ये COONA और NaO ये पूरा Na2CO3 बना देगा, और CH3 और इस CH2 के साथ ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये इथेन दे देगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास 3 कार्बन थे लेकिन 2 कार्बन का प्रोडक्ट आया। अगर यहाँ पर C6H5COONA बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेके चलें तो ये पूरा पार्ट Na2CO3 बना देगा, और C6H5 के साथ ये हाइड्रोजन ऐड होकर के बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये टेक्निक हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन है, यानी 1 कार्बन कम का एल्केन हमें इस टेक्निक से मिलेगा। इसी से मिलता जुलता एक और है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझना। इसकी मैकेनिज़्म भी अपने सिलेबस में है तो मैं सब डिस्कस करूँगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 जो मैंने लिया है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिया है। अगर इस 2 का यूज़ मैं ना करूँ तो भी कोई बात नहीं है। CH3COONA चूँकि ये सॉल्ट है, जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस करा दोगे तो जब हम सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्ट अपने आप पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ब्रेक होता है। तो ये देखा जाए CH3COO माइनस नेगेटिव आयन बन गया और Na+ पॉजिटिव आयन बन गया। अब नेगेटिव आयन का मूवमेंट पॉजिटिव प्लेट पर होता है, पॉजिटिव प्लेट को आप नाम देते हो एनोड। चूँकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो नेगेटिव आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन ये आपका एनोड एक्सेप्ट कर लेगा, ये खुद हो जाएगा देखो न्यूट्रल। और न्यूट्रल होने के बाद
ये जो CH3COO ये पूरा CO2 बन जाएगा पार्ट, और ये CH3 मिल करके CH3 देखो इथेन बना देंगे, यानी एल्केन बन जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड चूँकि नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आयन सोडियम आयन आएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और कैथोड नेगेटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा। और फिर यही जो Na है तुरंत इतना रिएक्टिव सोडियम होता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो ये प्रोसेस तुम्हारा कैथोड पर होगा, मतलब कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और एनोड पर देखा जाए इथेन, हम कह सकते हैं इथेन गैस है इसलिए गैस बनेगी, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा गैस का फॉर्मेशन हो, डिपेंड करेगा एल्केन कौन सा बना है। ये सिचुएशन हमारे सामने आएगी। अब यहाँ पर देखा जाए पूरा का पूरा हमारा थोड़ा सा डायग्राम मैंने समझाने के हिसाब से इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रखा है। ये इलेक्ट्रोड हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। यहाँ करंट के लिए मैंने बैटरी लगा रखी है, यहाँ स्विच भी लगा सकते हैं, जब स्विच ऑन करोगे तो करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यहाँ पर कर सकते हो परफॉर्म होगी। इसके मैकेनिज़्म पर भी अपने को चलना है, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज़्म है। CH3COO ने इलेक्ट्रोलिसिस स्कीम करा रहे हैं, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन। एनोड पर ये हमारा जो नेगेटिव आयन आएगा, अभी देखो इस ऑक्सीजन का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन अब ये माइनस चार्ज, ये नेगेटिव आयन अपना ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हम लेके चल रहे हैं इसलिए मैंने 2 यहाँ पर लिया है। तो उस केस में अब इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देखो फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, पूरा न्यूट्रल है। अगले केस में CH3CO और O, तो यहाँ पर इस C और C ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलिटिकली ब्रेकिंग होगी। होमोलिसिस मैंने वर्ड लगा रखा है। एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को अपना मिल गया और ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ यूज़ हो गया, और इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन पहले से अनपेयर्ड था यहाँ पर, तो ये दोनों ने मिल करके यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, ये पूरा CO2 बन गया, ये पूरा स्ट्रक्चर CO2 बन गया, और यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल बन गया, और 2 CH3 आपस में मिल करके CH3 यानी इथेन का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एट कैथोड पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल H+ और OH- में चेंज होगा। H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कैथोड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके देखो न्यूट्रल हो जाएगा, फ्री रेडिकल बना देगा, और 2 हाइड्रोजन मिल करके H2 बना देंगे। और सोल्यूशन में देखो Na+ पहले से जो था और OH- वाटर से बना, दोनों मिल करके NaOH का एक्वस सोल्यूशन बना देंगे, मतलब हमारा सोल्यूशन जो है बेसिक हो जाएगा। ये एक सिंपल सी मैकेनिज़्म भी इस कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की अपने सिलेबस में अवेलेबल है, और आप अच्छे से इसको समझना। कोई डाउट आएगा तो आप इस पर बातें करना, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, फिर मैं उस प्रॉब्लम को दोबारा देखूँगा। इसके आगे लिमिटेशंस क्या है, Wurtz reaction and Kolbe's reaction method cannot be used to prepare only alkanes with even number of carbon atoms, यानी जितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा उसके डबल कार्बन का देखा जाए एल्केन अपने को मिलेगा, तो वो इवन नंबर का हमें कार्बन एटम का एल्केन मिलेगा। एक और छोटा सा पॉइंट मैंने लिया है, ये बड़े काम का अपने लिए हो सकता है, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करा दें नेसेंट हाइड्रोजन से रेड फास्फोरस और HI के साथ, तो रेड फास्फोरस HI आपस में मिलकर के Pi3 बना देंगे, हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे, और वो हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करेगा। तो जितने कार्बन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रहेंगे उतने कार्बन का एल्केन मिलेगा, इसका ऑक्सीजन H2O में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन का प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 कार्बन का एल्केन, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बन का एल्केन, 4 का लेके चलेंगे तो 4 का एल्केन, मतलब जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा उतने कार्बन का एल्केन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। ये तो हमारा सिंपल सा प्रिपरेशन पार्ट था। अब थोड़ा सा इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी कवर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए अलग से अगला वीडियो बनेगा।
एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये तो आपको पहले से पता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर होंगे पूरे। कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4, मतलब 1 to 4 कार्बन के जो एल्केन्स हैं गैसियस फॉर्म में हैं। 5 से लेकर के 17 कार्बन तक के एल्केन लिक्विड फॉर्म में हैं, और 17 के आगे 18 19 ऑनवर्ड्स के जो मेंबर हैं वो सब के सब सॉलिड हैं। एल्केन्स हैव जनरली लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसके बीच में केवल वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वर्क करते हैं, जो कि बहुत वीक हैं। द ब्रांच्ड कंपाउंड हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने पेंटेन ले रखा, नॉर्मल पेंटेन है, बॉइलिंग पॉइंट 309। आइसोपेंटेन ले लिया 301, नियोपेंटेन ले लिया 282.5। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। इसका केवल एक ही रीज़न है, क्योंकि इनके बीच में एक वीक अट्रैक्शन वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगी वैसे वैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा और एरिया ऑफ कांटेक्ट घटेगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट जब मिनिमाइज होगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब ये सब तीनों आपस में देखो आइसोमर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन का है, फिर एक ब्रांच बन गई, फिर दो ब्रांच बन गई, बॉइलिंग पॉइंट उसी रेशियो में डिक्रीज हुआ है। एल्केन्स आर इनसॉल्वेबल इन वाटर, बट जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, और नॉन पोलर कंपाउंड वाटर इनसॉल्वेबल होते ही होते हैं, बट सॉल्वेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो हमारे पास जो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें ये सब के सब सॉल्वेबल होंगे, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सेम नेचर वाला सेम नेचर वाले को डिजॉल्व करेगा। और सबसे लास्ट पार्ट, एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। कोई भी एल्केन हो, कितने भी ज़्यादा कार्बन का क्यों ना हो, वाटर से हल्का ही होगा, उसकी डेंसिटी कम आएगी। इसलिए एल्केन कितने भी कार्बन का हो, कितने भी ज़्यादा मोलर मास का हो, ये वाटर पर अगर इसको डाल दिया जाए तो वाटर तो इनसॉल्वेबल है, मिक्स होगा नहीं, केवल सरफेस पे इसकी फ्लोटिंग होगी। तो ये हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टी तक का वीडियोस जो कि इसमें हमने कवर किया है। आप लोग प्रिपरेशन वाले पार्ट को अच्छे से समझना। ये सब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और ये हमें जहाँ कहीं पर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब ऑर्गेनिक के आप लोग बेस मेन पार्ट पर चल रहे हो, ये सब पार्ट आपको आने चाहिए, जिससे आगे ऑर्गेनिक का सफ़र अपना बिल्कुल आसान हो जाए। थैंक यू।